बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर अब सिर्फ हार की समीक्षा नहीं हो रही, बल्कि पूरी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई टीम में किसे जगह मिलेगी, किसका पत्ता कटेगा और क्या तेजस्वी यादव पुराने चेहरों पर भरोसा करेंगे या पार्टी को नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ संगठन में बदलाव है या फिर आरजेडी की पूरी राजनीतिक रणनीति में बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आरजेडी के लिए मौजूदा समय में राजनीतिक तौर पर बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि एक समय बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाला राष्ट्रीय जनता दल अब 25 विधायकों तक सिमट चुका है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपनी ताकत दिखाई थी। बाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए तो पार्टी की संख्या बढ़कर 89 हो गई थी। लेकिन 5 साल के भीतर राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के पास महज 25 विधायक रह गए, यानी जिस पार्टी के पास कभी 89 विधायकों की ताकत थी वह विधानसभा में बेहद कमजोर स्थिति में खड़ी है। यही वजह है कि संगठन में बदलाव को सामान्य प्रक्रिया की बजाय आरजेडी के लिए अस्तित्व और भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी की कमान धीरे धीरे नई पीढ़ी के हाथों में जाने का संकेत पहले ही मिल चुका था, लेकिन अब संगठन के सभी इकाइयों को भंग किए जाने के बाद यह प्रक्रिया और तेज होती दिखाई दे रही है। आरजेडी के भीतर सबसे बड़ा सवाल बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर भी है। इस चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता को करारी हार का सामना करना पड़ा और वह अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में देर से सक्रियता दिखाएं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई कि अगर पार्टी नेतृत्व ने शुरुआत से ही पूरी ताकत झोंकी होती तो शायद चुनावी मुकाबले की तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। लेकिन परिणाम आने के बाद सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार की हार तक सीमित नहीं रहे। पार्टी के भीतर संगठन, नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और पारंपरिक वोट बैंक को लेकर भी बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर आरजेडी की हार के कई कारण गिनाए जाने लगे। कहीं मुस्लिम और यादव वोट बैंक के खिसकने की चर्चा हुई तो कहीं पार्टी नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी को जिम्मेदार बताया गया। कुछ चर्चाओं में लालू परिवार के भीतर मतभेद और पार्टी के नेताओं के बीच बढ़ती दूरी का मुद्दा भी सामने आया। इसी दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बीच सार्वजनिक रूप से सामने आए मतभेदों ने भी कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाने की चर्चा को हवा दे दी। ऐसे माहौल में तेजस्वी यादव की ओर से संगठन की सभी इकाइयों को भंग करने का फैसला सामने आया। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का कहना है कि संगठन भंग करने का फैसला अचानक नहीं लिया गया। उनके मुताबिक इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही पार्टी में नई टीम बनाने की योजना थी, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं के कारण ऐसा नहीं हो सका, ये मंगनी लाल मंडल कह रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा चुनाव और फिर बांकीपुर उपचुनाव के कारण संगठनात्मक बदलाव को टाल दिया गया। अब चूंकि तत्काल कोई बड़ा चुनाव सामने नहीं है, इसलिए पार्टी ने पुरानी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर नई टीम बनाने का फैसला किया है। मंगनी लाल मंडल के मुताबिक पुरानी टीम के सभी पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। जिन नेताओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है उन्हें नई टीम में दोबारा जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी संगठन में बदलाव का माहौल यह नहीं है कि पुराने सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आरजेडी की नई टीम में युवा चेहरों को भी जगह देने की तैयारी है। साथ ही सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। पार्टी की कोशिश होगी कि संगठन में अलग अलग सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व दिखाई दे और बूथ स्तर तक पार्टी को फिर से सक्रिय किया जा सके। बताया जा रहा है कि अगले 1 महीने के भीतर संगठन की नई इकाइयों का गठन किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय आरजेडी के पुराने और नए दोनों चेहरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी के मुताबिक तेजस्वी यादव अपनी नई टीम में लालू प्रसाद के पुराने और भरोसेमंद नेताओं को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन नेताओं ने पार्टी के कठिन दौर में भी संगठन को संभाले रखा। उनका अनुभव आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव अपने करीबी और युवा नेताओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ उम्मीदवार चुनाव हार गए, लेकिन उनका मुकाबला बेहद करीबी रहा। ऐसे नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। नई टीम में तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की होगी।
एक तरफ लालू प्रसाद के पुराने और अनुभवी नेताओं को सम्मान देना होगा, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाना होगा। अगर एक वर्ग को ज्यादा महत्व दिया गया तो पार्टी के भीतर असंतोष स्थिति बन सकती है। इसके अलावा आरजेडी के सामने सिर्फ संगठन बदलने की चुनौती नहीं है, तेजस्वी यादव को खुद की राजनीतिक शैली में भी बदलाव करना होगा। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें सड़क से लेकर सदन तक लगातार सक्रिय रहना होगा, जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा और सरकार को घेरने के साथ साथ अपने संगठन को भी मजबूत करना होगा। पार्टी के सामने एक और बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की है। किसी भी राजनीतिक दल की ताकत सिर्फ उसके बड़े नेताओं से नहीं बनती। बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता ही चुनाव के समय वोटरों तक पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं और ये पूरी घटना जो है वो आपने बांकीपुर में देखा भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाना होगा। राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से आरजेडी के लिए सबसे अहम मुद्दा उसका पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण भी है। पार्टी लंबे समय से इसी सामाजिक आधार को अपनी राजनीति की बड़ी ताकत मानती रही है, लेकिन हाल के चुनावी परिणामों के बाद इस वोट बैंक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव को जहां इस पारंपरिक आधार को मजबूत करना होगा, वहीं पार्टी को अन्य सामाजिक समूहों तक भी अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। अगड़ी जातियों, अति पिछड़ों, दलितों और युवाओं के बीच संगठन को विस्तार देना आरजेडी के लिए जरूरी हो सकता है। तेजस्वी यादव ने पहले भी ए टू जेड की राजनीति की बात कही थी, लेकिन अब इस नारे को जमीन पर उतारने की चुनौती उनके सामने है। सिर्फ चुनाव के समय सामाजिक समीकरणों की बात करने से काम नहीं चलेगा। अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ लगातार संवाद और उनके मुद्दों पर सक्रियता दिखानी होगी। इसी संदर्भ में हाल के कुछ मामलों को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा हुई है। आरोप यह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हर उस परिवार और वर्ग के बीच पहुंचना चाहिए जहां लोग खुद को राजनीतिक तौर पर उपेक्षित महसूस करते हैं। यानी नेतृत्व को सिर्फ पटना या बड़े राजनीतिक मंचों तक सीमित रखने की बजाय कस्बे, गांव और बूथ स्तर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आरजेडी के सामने अब 2029 और 2030 तक संगठन को मजबूत करने का पर्याप्त समय है। अगर पार्टी इस समय का इस्तेमाल संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और नए नेतृत्व को तैयार करने में करती है तो आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर संगठन में बदलाव सिर्फ पदों के फेरबदल तक सीमित रहा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं हुई तो नई टीम भी पुराने सवालों से बच नहीं पाएगी। बांकीपुर उपचुनाव ने आरजेडी के सामने एक बड़ा राजनीतिक आईना जरूर रखा है। यह हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि पार्टी के संगठन, नेतृत्व और वोट बैंक को लेकर कई सवाल छोड़ गई है। अब तेजस्वी यादव के पास इन सवालों के जवाब देने का मौका है। नई टीम में पुराने अनुभवी नेताओं को कितनी जगह मिलती है, कितनी तरजीह मिलती है, कितने युवा चेहरे आगे आते हैं, सामाजिक समीकरणों को किस तरह साधा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव खुद कार्यकर्ता और जनता के बीच कितनी सक्रियता बढ़ाते हैं। इन सब पर आरजेडी की भविष्य की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल इतना तय है कि आरजेडी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह बदलाव सिर्फ पदाधिकारियों की सूची बदलने तक सीमित रहता है या पार्टी की पूरी कार्यशैली और राजनीतिक रणनीति बदलता है, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल सकेगा। लेकिन बांकीपुर की हार के बाद तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दिया है कि अब पुरानी व्यवस्था के भरोसे आगे बढ़ना मुश्किल है। नई टीम, नए चेहरे और नई रणनीति के साथ तेजस्वी आरजेडी को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चुनौती कड़ी है, वक्त भी कम नहीं है, लेकिन असली परीक्षा यही है कि क्या तेजस्वी यादव संगठन को कागज से निकालकर जमीन तक पहुंचा पाते हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति में वापसी सिर्फ बड़े मंचों और नारों से नहीं होती, बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच लगातार मौजूदगी से होती है। तो ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आरजेडी में इतने बड़े बदलाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।